अंसवीर ने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत उसके साथ ऐसा खेल खेलेगी। वह जिंदा होते हुए भी हर दिन मरने लगा। वह जो कभी दिल से हंसता था, अब मुस्कुराना भी भूल चुका था। उसकी आंखों में जैसे किसी अधूरी रात का साया बस गया था। कॉलेज के उन दिनों में जब पहली बार सोनाली उसकी जिंदगी में आई थी, तो सब कुछ किसी जादू जैसा लगता था। उसकी एक मुस्कान अंसवीर के पूरे दिन को रोशन कर देती थी। उसकी आवाज में जैसे कोई ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल पर असर करती थी। दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बैठकर सपनों की दुनिया बुनते, हाथों में हाथ डालकर कस्में खाते कि चाहे वक्त कितनी भी करवट ले ले, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अंसवीर ने उन हर वादों को अपनी रूह में उतार लिया। उसने मोहब्बत को सिर्फ चाहा नहीं, उसे जिया था। हर सांस में सोनाली का नाम बसाया था, लेकिन उसे क्या पता था, जिस मोहब्बत को इबादत समझ रहा है वही उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। धीरे धीरे सोनाली की आंखों की चमक बदलने लगी। उसकी बातों में वो सच्चाई नहीं रही। एक दिन उसने बिना किसी पछतावे के अंसवीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई पुरानी चीज हो जिसका अब कोई मतलब नहीं। अंसवीर के लिए वो पल किसी टूटते हुए आसमान से कम नहीं था। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही झटके में खत्म हो गई हो। रातों को वो जागता रहा, दीवारों से टकराकर सवाल करता कि आखिर उसने क्या कमी छोड़ दी थी, क्यों उसकी सच्ची मोहब्बत किसी के लालच के सामने हार गई। उसका दिल हर पल उसी दर्द को दोहराता, उसकी रूह हर सांस के साथ तड़पती। वह भीड़ में चलता तो था, मगर खुद को कहीं खो चुका था। अब उसे मोहब्बत सिर्फ एक सौदा लगती थी, एक ऐसा खेल जिसमें सच्चे दिल वाले हमेशा हारते हैं। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी एक और मोड़ छुपा रखा था, एक ऐसा मोड़ जो उसकी टूटी हुई दुनिया को और भी गहरे रहस्य में धकेलने वाला था। उस रात हवेली के पुराने दरवाजे ने जब हल्की सी चरमराहट के साथ खुद को खोला, तो ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी भीतर तक उतर आई। अंधेरे आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी। उसी चांदनी के बीच एक परछाई धीरे धीरे अंदर आई। वह सुहानी थी, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, सादे कपड़ों में, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक अनकहा रहस्य लिए हुए। वह इस हवेली में अंसवीर की बीमार दादी की देखभाल के लिए आई थी, मगर उसके कदमों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह इस जगह से अनजान नहीं बल्कि किसी छुपे हुए सच की तलाश में आई हो। अंसवीर ने जब पहली बार उसे देखा तो उसके भीतर कुछ अजीब सा हिला, जैसे उसकी ठंडी पड़ चुकी रूह में किसी ने हल्की सी आहट दी हो। मगर उसी पल उसके दिल ने उसे चेतावनी दी कि मोहब्बत सिर्फ दर्द देती है। फिर भी सुहानी की खामोश आंखों में कुछ ऐसा था जो अंसवीर के सारे यकीन तोड़ने की ताकत रखता था। हवेली की दीवारें उस रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे वो किसी राज को छुपाकर बैठी हो। और अंसवीर की कहानी अब सिर्फ टूटी हुई मोहब्बत की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत हो चुकी थी जहाँ हर चेहरा एक कहानी छुपाए था और हर एहसास के पीछे कोई गहरा सच दफन था। उस दिन अंसवीर थोड़ी देर पहले फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकला था। उस समय वो बिना सटके था और अपने सीने पर लगे घाव पर दवा लगा रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और सुहानी अपनी ही धुन में गुनगुनाती हुई कमरे में अंदर आ गई। लेकिन सामने मलिक अंसवीर को बिना सटके खड़ा देखकर उसकी आंखों के साथ उसका मुंह भी खुल गया। उसने तुरंत अपने हाथ अपने होठों पर रख लिए और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। दूसरी तरफ अंसवीर के माथे पर गहरी लकीरें पड़ गईं। ये कैसी बदतमीजी है मिस सुहानी? क्या आपको किसी ने तरीके नहीं सिखाए कि कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है? अब मुझे आपको ये छोटी छोटी बातें भी सिखानी पड़ेगी। वह काफी गुस्से में लग रहा था। वैसे तो हर समय ही उसकी नाक पर गुस्सा रहता था, लेकिन ऐसे मौके पर वह और भी ज्यादा सख्त हो जाता था। सर, मैं सच में माफी चाहती हूँ, मुझे लगा आप कमरे में नहीं हैं, उसने घबराते हुए कहा। अंसवीर इतनी आसानी से उसे माफ करने के मूड में नहीं था। मिस सुहानी, मैंने आपको ये भी समझाया था कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा, और इस कोई भी में आप भी शामिल हैं। तो फिर आप यहाँ क्या करने आई हैं? वो बिना सटके ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुहानी उसकी तरफ देखती और फिर बार बार नजरें झुका लेती। सर, मैं सच में माफी चाहती हूँ, लेकिन आपकी दादी कमला देवी ने कहा था कि मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं। मैं अपने कमरे की सफाई खुद करता हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और आपकी गलती को पहली और आखिरी मानकर माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा आपने मेरे कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में आने की कोशिश की या मेरे सामने बिना इजाजत के अंदर आई तो उसी समय आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुहानी की आंखें आंसुओं से भर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कृपया
ये रोना बंद कीजिए, मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अब यहाँ से जाइए। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक उसका पैर वहां रखी मेज से टकरा गया। वह दर्द से करा उठी और संतुलन खो बैठी। इससे पहले कि वो गिरती, अंशवीर ने तेजी से झुककर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सुहानी जोर से उसके सीने से टकराई। उसके होठों से दर्द भरी आवाज निकली, लेकिन उससे ज्यादा बेचैनी उसे अंशवीर के नजदीकी से हो रही थी। अंशवीर का गर्म शरीर उसके बहुत करीब था। वह उसकी पकड़ में जैसे बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही थी। अंशवीर भी एक पल के लिए भूल गया कि वह एक साधारण सी कर्मचारी है। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। सर कृपया, कमला देवी नीचे मेरा इंतजार कर रही हैं। सुहानी की कांपती आवाज सुनकर वह होश में आया और अगले ही पल उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। सुहानी फिर से बिस्तर पर गिर गई। आप खुद को संभाल नहीं सकती, मेरी दादी का क्या ख्याल रखेंगी? वह अपनी झोंक छुपाने के लिए फिर से उस पर सख्त हो गया। यहाँ सुहानी के हाथ पांव फूल गए। सर, मैं सच में माफी चाहती हूँ। मेरा ध्यान नहीं था, पता नहीं चला कब मेरा पैर टकरा गया। अब यहाँ से जाइए और मेहरबानी करके आंखें खोल कर चलिएगा। अंशवीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वह जल्दी से बाहर भाग गई। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे अभी उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। हे भगवान, कितना आकर्षक इंसान है, उसने धीरे से अपने आप से कहा। फिर अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर बोली, सुहानी थोड़ा तो शर्म करो। वह शादीशुदा है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। कानों को हाथ लगाते हुए वो कमला देवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कमला देवी ने मुश्किल से अपनी मुस्कान रोकी। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें बताया भी था कि वे अभी तक ऑफिस नहीं गए हैं, वे अपने कमरे में ही थे। सुहानी ने ये कहा और थकी हुई सी सोफे पर बैठ गई। दरअसल थोड़ी देर पहले कमला देवी उसे अपने पोते की बचपन की शरारतों के बारे में बता रही थी। सुहानी का मन हुआ कि वह अपने सख्त बॉस की बचपन की तस्वीरें देखे और उसी एल्बम को लेने के लिए वह उसके कमरे में चली गई थी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी कि वह वहीं मौजूद था और उस हालत में था। सुहानी को अभी तक शर्म से अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और अंशवीर कमरे में आया। उसने सुहानी की तरफ एक सख्त नजर डाली, जैसे उसे फिर से नियम याद दिला रहा हो। वह उसे नजरें चुरा गई। दादी, ये आपका ख्याल रखती है ना? अंशवीर ने पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? सुहानी मेरा बहुत ध्यान रखती है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी सारी परेशानी और तकलीफें कम हो गई हैं। सुहानी ने अपनी तारीफ सुनकर सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। अंशवीर, जिसकी नजरें उसी पर टिकी थी, उसके इस अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराकर नजरें फेर गया। दादी, इसे समझाइए कि इस हवेली में रहने के लिए इसे कुछ नियम मानने होंगे और कृपया इसे दोबारा मेरे कमरे में मत भेजिएगा। आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे कह सकती हैं। मुझे अपने कमरे में अपनी पत्नी के दिए गए नियमों के अनुसार ही सब कुछ रखना पसंद है और उसके अलावा मेरे कमरे में किसी और की मौजूदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर दादी ने चौंक कर सिर उठाया और हल्के तंज भरे अंदाज में बोली, हाँ हाँ मेरे बच्चे, यकीन है मुझे। और अगर तुझे अपनी पत्नी से सच में इतना प्यार है तो उसे लेकर क्यों नहीं आता? अभी तक वह अपनी माँ के घर में बैठी हुई है। दादी, चिंता मत कीजिए, वह वहाँ बहुत आराम में है और जब सही समय आएगा तो मैं उसे ले आऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वह दोबारा से सुहानी की तरफ देखने लगा। मुझे शिकायत का कोई मौका मत देना, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। उंगली उठाकर उसे चेतावनी देते हुए तेजी से कमला देवी के कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वह आंखें सिकुड़कर उसकी पीठ को घूरती रह गई। अगर ये अजीब सा इंसान मुझे इतना ज्यादा पैसा ना दे रहा होता तो मैं कब की इसकी नौकरी छोड़कर यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन बात ये है कि ये बहुत ज्यादा पैसे देता है और इतनी कम मेहनत में मुझे कहीं और इतना पैसा नहीं मिलेगा। उस रात जब वो घर वापस पहुंची तो उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी माँ की आंखें रोने से लाल थी और शरीर डर से कांप रहा था। सुहानी को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो उसने घबराकर अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और बोली, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हैं? ये क्या हाल बना रखा है आपने? सुमन देवी ने तुरंत उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर उसे गली के कोने में ले गई। आप क्या कर रही हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तू वापस चली जा, जहाँ काम करती है वहीं चली जा और उनसे कह देना वह तुझे अपने घर में ही रख ले। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर सुमन देवी ने दुपट्टा मुंह में दबा लिया और रोने लगी। सुहानी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं?
क्योंकि तेरा बाप अपने शराबी बूढ़े दोस्त से तेरी शादी करना चाहता है और इस बार मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी रक्षा कर और यहाँ से चली जा। दोबारा कभी इस घर के आसपास भी मत आना और मुझे तब तक फोन मत करना जब तक मैं खुद तुझसे बात न करूं। ये कहकर उन्होंने सुहानी के सामने हाथ जोड़ दिए। वह भी चुपचाप रो रही थी। मगर माँ, मैं जाऊंगी कहाँ? तू बस अपने रिश्तेदारों के अलावा कहीं भी चली जा और ये पैसे अपने पास रख ले। उन्होंने तुरंत अपनी चादर के नीचे से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। सुहानी ने लेने से मना कर दिया। आप इन पैसों से दादी का इलाज कराइए, मेरे पास अपने खर्च के लिए पैसे हैं, ठीक है, अब तू यहाँ से जा। ये कहकर उन्होंने उसे आगे की तरफ धक्का दे दिया तो वह लड़खड़ा गई। माँ, उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। अब सारी बात उसकी समझ में आ चुकी थी। जब से सुहानी ने होश संभाला था, उसने अपने पिता को नशे में और अपनी माँ को उनके हाथों पीटते हुए देखा था। उसका पिता सारा पैसा शराब में उड़ा देता था। उसे ना अपनी पत्नी की परवाह थी और ना ही अपनी बेटी की। सुमन देवी किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह शादी उन्होंने अपनी मर्जी से घर से भाग कर की थी। अगर उन्हें पता होता यही प्यार एक दिन उन्हें इतनी नफरत देगा तो वह कभी भी अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं जाती। लेकिन कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। सुमन देवी को अपनी गलती की सजा उसी दिन मिल गई थी जब वो अपने पति के साथ भागी थी। रात के समय जब उनका पति नशे में घर लौटा तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सुमन देवी ने उससे दूर हटने की कोशिश की तो दयानंद ने अगले ही पल उनके बाल पकड़कर जोर से खींच लिया और गुस्से में उन्हें बिस्तर पर धक्का दे दिया। पूरी रात सुमन देवी रोती और तड़पती रही, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह दयानंद ऐसे व्यवहार कर रहा था जिससे कुछ हुआ ही ना हो और फिर यही सब उनकी जिंदगी बन गया। शादी के 2 साल के बाद भगवान ने उन्हें एक बेटी दी, लेकिन तब भी दयानंद उन्हें मारता पीटता रहा। धीरे धीरे उसने घर आना भी कम कर दिया। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वह आता, जो भी पैसे होते सब छीन कर ले जाता। सुहानी की दादी प्रभावती उनके साथ रहती थी। वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी माहौल में सुहानी बड़ी हुई। उसने स्कूल तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद कॉलेज जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसी दौरान दादी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। उन्हें कैंसर था, लेकिन शुरुआती अवस्था में था, इसलिए इलाज संभव था। इसलिए सुहानी ने खुद काम करने का फैसला किया। पहले उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, लेकिन जब लोग उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते तो उसका मजाक बनाकर भगा देते। उसके मोहल्ले की एक औरत ने उसे अंशवीर के घर के बारे में बताया, जहां उसकी दादी की देखभाल के लिए एक लड़की की जरूरत थी। अंशवीर ने 3 साल पहले अपनी मर्जी से शादी की थी। 1 साल तक वह अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहा, लेकिन समय के साथ उसे अपनी वही खूबसूरत और पसंदीदा पत्नी में कमियां नजर आने लगी। और ये काफी हद तक सच भी था, क्योंकि सोनाली बहुत ज्यादा स्वार्थी और अपने मन की करने वाली लड़की थी। वे कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे और शादी के बाद मिलाकर करीब 10 साल का साथ था, जिसमें अंशवीर ने हमेशा उसे प्यार ही किया था। लेकिन वह अपनी मर्जी से ही सब कुछ करती थी। उसे किसी की पाबंदी पसंद नहीं थी और किसी के अधीन रहना उसने कभी नहीं सीखा था। शुरुआत में वह अंशवीर की बातों को मानती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे लगा कि अंशवीर उसकी जिंदगी को नियंत्रित करना चाहता है, तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। वह अपने पुरुष दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अंशवीर के लाख मना करने के बावजूद भी पार्टियों में जाती थी और पुरुषों के साथ घूमती फिरती थी। अंशवीर को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वह अलग होने की बात करता वह रोने लगती और उसे भावनात्मक रूप से मजबूर कर देती। वह एक मजबूत इंसान था, लेकिन अपनी पहली मोहब्बत के सामने कमजोर पड़ जाता था। उसके बारे में ये भी मशहूर था कि वो बहुत सख्त है, नियमों का पक्का है और अनुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं कर पाता। वह एक बड़ी कंपनी का इकलौता वारिस था और उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद भी थी। उसे राजनीति में भी काफी रुचि थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी और उसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी। अगर वह किसी पार्टी में जाता तो सबका ध्यान उसी पर होता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपनी पत्नी पर ही ठहरी रहती। वह उसके साथ पूरी तरह वफादार था और चाहता था कि उसकी पत्नी भी उसके साथ वैसे ही वफादारी निभाए, लेकिन सोनाली को वफादारी से ज्यादा आजादी पसंद थी। जब सुहानी अंशवीर के घर इंटरव्यू देने के लिए गई तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका इंटरव्यू भी खराब हुआ था, क्योंकि वो बहुत मजबूरी में आई थी। इसलिए अंशवीर को पूरा यकीन था ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी।
फिर भी उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे नौकरी दे दी, क्योंकि उसे लगा उसकी दादी के सख्त स्वभाव के कारण वह कुछ ही दिनों में खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी दादी की सुहानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और वे दोनों घंटों बैठकर बातें करती रहती थी, जैसे बचपन की सहेलियां हों। दूसरी तरफ दयानंद एक बार फिर घर लौट आया था और इस बार वह बहुत ही गलत इरादे से आया था। उसका मकसद अपनी ही बेटी का सौदा करना था, जिसे सुमन देवी किसी भी हाल में होने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी पहले से ही बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय होते नहीं देख सकती थी। इसलिए उसी रात उन्होंने सुहानी को घर से भगा दिया था। रात काफी हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से सुहानी को मुख्य सड़क पर एक रिक्शा मिला और वह फिर से अंशवीर की हवेली के सामने आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर पहले घर में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अंशवीर जो बाहर लॉन में बैठा अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रहा था, दरवाजे के बाहर सुहानी को देखकर चौंक गया, क्योंकि इन 5 महीनों में ये पहली बार हुआ था। उसे तुरंत लगा कुछ गंभीर बात हुई है। वह तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और चौकीदार को दरवाजा खोलने का इशारा किया। सुहानी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर नहीं गई थी और फिर वापस क्यों आई हो? उसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। सुहानी खाली नजरों से उसे देखती रही और उसके होंठ कांपते हुए बोले, मुझे सहारा चाहिए। अंशवीर को उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसकी हालत देखकर समझ गया कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह उसके करीब आकर खड़ा हो गया। सुहानी ने फिर कहा, मुझे सहारा चाहिए। क्या आप कुछ समय के लिए मुझे इस हवेली में रख सकते हैं? ये कहते ही वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अंशवीर इतनी आसानी से किसी के आंसुओं से प्रभावित होने वाला नहीं था। चाहे सामने कोई खूबसूरत लड़की हो या उसका कोई करीबी ही क्यों ना हो, जब तक वो पूरी वजह नहीं जान लेता था तब तक किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसने कहा, तुम अंदर आकर बैठो, हम इस बारे में बात करते हैं। उसने उसे हवेली के अंदर आने का इशारा किया। सुहानी आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। अंशवीर ने थोड़ी नाराजगी से उसकी हालत देखी और उसके सामने टिश्यू बॉक्स रख दिया ताकि वो खुद को संभाल सके। फिर उसने गंभीर आवाज में पूछा, अब मुझे बताओ क्या हुआ है? सुहानी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी उसे बता दी। अंशवीर कुछ देर तक उसके चेहरे को ध्यान से देखता रहा, फिर शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, तुम्हारा पिता तुम्हारे पीछे यहाँ तो नहीं आएगा? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मुझे किसी तरह की परेशानी हो। मेरी जिंदगी में अभी शांति है और मैं उसे खराब नहीं करना चाहता। उसका लहजा बिल्कुल साफ और सख्त था। सुहानी ने उसे हैरानी से देखा और सोचा, कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है? इस समय उसे उससे सहानुभूति और मदद की उम्मीद थी, लेकिन वह अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा था। सुहानी ने मुश्किल से अपने आंसू रोके और तेज आवाज में बोली, चिंता मत कीजिए, उन्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ काम करती हूँ और मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं ज्यादा समय तक आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे बस कुछ समय के लिए यहाँ रहने दीजिए। अंशवीर ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन 1 महीने से ज्यादा तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग रात में अपने घर चले जाते हैं। ये कहकर वह कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सुहानी ने घबराकर पूछा, मैं आज रात कहाँ रहूं? वह रुका और बोला, तुम आज की रात यहीं रह सकती हो। सुहानी ने डरते हुए कहा, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। क्या मैं दादी के कमरे में सो सकती हूँ? अंशवीर ने उसे अजीब नजरों से देखा और मन ही मन सोचा कि इतनी बहादुर दिखने वाली लड़की अकेले सोने से कैसे डर सकती है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम दादी के पास सो जाओ, लेकिन उन्हें ज्यादा परेशान मत करना और बस उन्हें इतना बता देना कि अगले 1 महीने तक तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं है, इसलिए तुम यहीं रहोगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी परेशानी की वजह से मेरी दादी को कोई तकलीफ हो। ये कहकर वहां से चला गया। सुहानी उसकी जाती हुई पीठ को घूरती रही जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, वो इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? अब मुझे समझ आ गया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर क्यों चली गई। वह गुस्से में कदम पटकती हुई दादी के कमरे की तरफ चली गई और रात भर उनसे बातें करती रही। भावुक होकर उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, क्योंकि उसे अपने मन की बात छुपाने की आदत नहीं थी। सब कुछ कह देने के बाद वह काफी हल्का महसूस कर रही थी। सुबह जब वह उठी तो उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ का फोन भी आया और उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया।
तुम चिंता मत करो और मेरी फिक्र मत करो। तुम्हारा पिता मुझे कुछ नहीं कहेगा, वह बस तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम जहाँ हो वहीं रहो और बाहर मत निकलना। सुहानी ने उन्हें ढांढस बंधाया और फोन रख दिया। सुबह सुबह ही उसके मन में एक अजीब सा डर और राहत दोनों साथ साथ महसूस हो रहे थे। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था और दादी कमला देवी सुबह पूजा करके फिर से सो गई थी। अब करीब 10 बजे उन्हें उठना था, इसलिए सुहानी सोच रही थी तब तक क्या करे। अभी तक माली भी नहीं आया था तो उसने खुद ही पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। वह अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए पाइप को इधर उधर घुमा रही थी कि तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाकर देखा तो सामने अंशवीर खड़ा था, जो पानी से पूरा भीग चुका था। अब उसे गुस्से से घूर रहा था। सुहानी ने तुरंत अपने होठों पर हाथ रख लिया और अपनी चीख रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हल्की सी आवाज उसके मुंह से निकल ही गई। अंशवीर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आ गया और बोला, तुम्हें चैन क्यों नहीं मिलता है लड़की? सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वह घबरा कर बोली, मैं सोच रही थी कि पौधों को पानी दे दूं। इस काम के लिए माली है। तुम अपनी सोच अपने तक ही रखा करो और जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है उसी पर ध्यान दो। तुमने मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। वो बहुत चिढ़ा हुआ लग रहा था। सुहानी ने हल्के मजाक में कहा, अरे सर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप दौड़कर आए थे, आपको गर्मी लग रही थी, मैंने आपको ठंडा कर दिया। उसकी ये बात सुनकर अंशवीर और भी गुस्से में आ गया और बोला, तुमने मुझे ठंडा नहीं बल्कि और ज्यादा गर्म कर दिया है। शुक्र मनाओ कि दादी तुम पर मेहरबान है, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हालत करता कि तुम खुद से नजरें नहीं मिला पाती। ये कहकर वह तेज कदमों से अंदर चला गया, जबकि सुहानी उसकी बातों में उलझ गई। उसने सोचा, इसका क्या मतलब था? क्या उन्होंने मुझे कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, सर तो बहुत अच्छे हैं, वह ऐसी बात नहीं कर सकते। उसने पाइप वहीं फेंका और भागती हुई घर के अंदर चली गई। वैसे तो उसका काम सिर्फ दादी के लिए खाना बनाना और उनका ध्यान रखना था, लेकिन आज नौकरानी भी नहीं आई थी और रसोइया भी छुट्टी पर था। दौड़कर आने के बाद अंशवीर को बहुत भूख लगी थी और वह हमेशा जूस पीता था। अब उसे यही सब चाहिए था। तभी उसकी नज़र सुहानी पर पड़ी, जो लाउंज में इधर उधर घूम रही थी। अंशवीर ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई। सुहानी वह डर कर उछल पड़ी और बोली, कसम से मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहाँ घूम रही थी। वह बहुत घबरा गई थी और सोचने लगी कि अब उससे क्या गलती हो गई। अंशवीर ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी गलती के लिए नहीं बुलाया। मेरे लिए जूस का गिलास बना दो और साथ में आलू के पराठे भी बना देना, मुझे बहुत भूख लगी है। सुहानी ने कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ दादी की देखभाल के लिए आई हूँ। अंशवीर उसके पास आकर सख्त आवाज में बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? वह तुरंत बोली, नहीं सर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये तो मेरे लिए बहुत डरावनी बात है। आप बताइए, आपको क्या पसंद है? आप मुझे पूरा मेन्यू दे दीजिए, मैं सब बना दूंगी। उसे इतना घबराया देखकर अंशवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने चेहरा फेर कर उसे छुपा लिया और बोला, बस जूस और पराठे बना दो, इतना ही काफी है। जब उसने उसका बनाया हुआ खाना खाया तो हैरान रह गया, क्योंकि सुहानी के हाथ का स्वाद सच में बहुत अच्छा था। वह उसकी तारीफ सुनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला तो वह उदास होकर मुड़ गई। तभी अंशवीर की भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। ये सुनते ही सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे अपने बॉस के प्रस्ताव अच्छे लगते थे। अंशवीर बोला, अगर तुम इस घर में खाना बनाने का काम भी संभाल लो, यानी 1 साल तक रसोई की जिम्मेदारी ले लो, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर दूंगा और तुम्हारा कॉलेज में दाखिला भी करवा दूंगा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, और चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा लोगों के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सिर्फ मैं और मेरी दादी हैं, और जब मेरी पत्नी यहाँ आएगी तो हम 3 हो जाएंगे। वह पूरी तरह गंभीर था और मजाक नहीं कर रहा था। सुहानी चुप रही। वह फिर बोला, अगले 1 साल तक तुम यहाँ रह भी सकती हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा दिन है, आराम से सोच लो। वह जाने ही वाला था कि सुहानी जल्दी से बोली, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। वो बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब अंशवीर ने अपनी पत्नी का जिक्र किया तो उसका दिल थोड़ा सा उदास हो गया। वह अक्सर सोचती थी, अगर अंशवीर की पत्नी उसकी बात नहीं मानती तो वह उसे छोड़ क्यों नहीं देता। अगर वह उसकी जगह होती तो कब की अपनी पत्नी को छोड़ देती। लेकिन सच ये था, वह अंशवीर नहीं थी। उसके इतने जल्दी हाँ करने पर अंशवीर खुलकर मुस्कुराया और इस बार उसने अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश भी नहीं की। सुहानी खोई हुई नजरों से उसके चेहरे को देखने लगी। जब अंशवीर ने उसके सामने चुटकी बजाई
वह जल्दी से संभल गई। वह हल्के से उसके कान के पास झुककर बोला, मैं इसलिए ज्यादा नहीं मुस्कुराता क्योंकि मेरी मुस्कान का लोगों पर बहुत असर होता है। वह झुकते हुए और शरारती अंदाज में बोला तो सुहानी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पुराने अंदाज में जवाब दिया, इतनी भी गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कहीं इस प्रस्ताव से मुझे कोई नुकसान न हो। मैं आपको देख नहीं रही थी। अरे मैडम सुहानी, मैंने कब कहा कि आप मुझे देख रही थी? अब तो आपने खुद ही बता दिया कि आपके दिल में कुछ चल रहा है। वह उसका मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। बदतमीज इंसान कहीं का, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा है। सच में अब तो मेरे मजे हो गए। अगले महीने जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं सारे पैसे अपनी माँ को भेज दूंगी। उधर अंशवीर जब से ऑफिस पहुंचा था वह बार बार सुहानी के बारे में ही सोच रहा था। उसका मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। परेशान होकर उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया और खुद से बोला, मैं क्यों उस लड़की के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि जो मैं उससे चाहता हूँ वह कभी संभव नहीं। वह कभी भी पैसे के बदले खुद को मेरे हवाले नहीं करेगी और मैं अपनी पत्नी को छोड़ भी नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि मैं उसके बारे में सोचना ही छोड़ दूं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह अंशवीर है और उसके कुछ सिद्धांत हैं जिनसे वो पीछे नहीं हट सकता। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अंदर आने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनाली थी। वह उसे गुस्से से देख रही थी और बोली, तुमने मेरे खाते क्यों बंद कर दिए? अंशवीर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वह सारा पैसा मेरा है जिसे तुम बिना मुझे कोई फायदा दिए उन लोगों पर खर्च कर रही थी जिनसे मुझे नफरत है। सोनाली को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो बस उसे घूरती रह गई। फिर बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने छोटे सोच वाले हो जाओगे। अंशवीर बोला, अगर पति अपनी पत्नी की रक्षा करे और उसे गलत लोगों से दूर रखे, अगर तुम्हें ये छोटी सोच लगती है तो इसमें गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी परवरिश की है। और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं प्यार में इतना अंधा हो गया था कि जरूरी बातें भी भूल गया। सोनाली उसे बेबसी से देखती रह गई और बोली, तुम बहुत बदतमीज इंसान हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अंशवीर ने कहा, मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि सिर्फ पैसे तो तुम्हारा मकसद नहीं हो सकते। सोनाली बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। मैं हमारे बीच के रिश्ते फिर से सामान्य करना चाहती हूँ। अंशवीर उसकी चालाकी समझ गया, क्योंकि वह जानता था ये सब पैसों का खेल है, लेकिन वह देखना चाहता था वह कितनी दूर तक जाएगी। उसने कहा, मैं दूरी खत्म करने के लिए तैयार हूँ, बल्कि मैं कभी नाराज था ही नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी आदतों से परेशानी है। अगर तुम उन्हें छोड़ दो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। वह ऐसा दिखा रहा था जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि सच ये था कि सोनाली खुद अपनी मर्जी से उसे छोड़कर गई थी। सोनाली उसकी बातों पर असहज होकर खड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी जब तक संपत्ति उसके नाम नहीं हो जाती वह कुछ नहीं कर सकती, और वह आधी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहती थी। लेकिन अंशवीर भी बहुत समझदार था। सामने वाले को देखकर ही समझ जाता था वह कितना सच्चा है। और जहाँ तक सोनाली की बात थी, वह उसकी पहली मोहब्बत थी, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे, इसलिए वो उसे अच्छी तरह जानता था। सोनाली ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे घर वापस आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे रिश्ते में और कोई दूरी आए। अंशवीर ने कहा, मेरी एक और शर्त है। ये सुनकर वह चिढ़ गई और बोली, अब क्या नई शर्त है? अंशवीर बोला, मैं चाहता हूँ अब हम एक बच्चे के बारे में सोचें। सोनाली तुरंत बोली, मैं अभी बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने पहले ही कहा था कि 5 साल तक इस बारे में बात न करना। अंशवीर बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हमारा परिवार पूरा हो, और दादी भी यही चाहती हैं। सोनाली गुस्से में वहां से निकल गई, जबकि अंशवीर आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। शाम को जब हवेली लौटा तो उसने देखा कि सुहानी लॉन में क्रिकेट खेल रही है। हवेली में उसके मामा जी आए हुए थे और वह उनके बच्चों के साथ खेल रही थी। सभी लड़के लगभग उसके उम्र के ही थे, और आज पहली बार अंशवीर को उसकी उम्र का एहसास हुआ। वह सिर्फ 18 साल की है, जबकि वह खुद 29 साल का है। दोनों के बीच उम्र का अंतर काफी ज्यादा था, इसलिए सुहानी शरारती थी और वो बहुत गंभीर स्वभाव का था। तभी अंशवीर की आवाज गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ? सुहानी डरकर तुरंत बल्ला छोड़कर खड़ी हो गई। अंकित, जो अंशवीर का कजन था और 21 साल का था, उसने गुस्से से अंशवीर को देखा, क्योंकि उसे सुहानी पसंद आ गई थी और वह उससे दोस्ती करना चाहता था, जबकि सुहानी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो बस समय बिताने के लिए खेल रही थी।
उसने संभल कर कहा, दरअसल इन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता था, तो मैं इन्हें सिखा रही थी। अंशवीर ने तंज भरे अंदाज में कहा, क्या तुम कोई बड़ी खिलाड़ी हो? सुहानी तुरंत बोली, मैं इससे भी अच्छा खेलती हूँ। आप मेरे साथ खेल कर देखिए। अगर मैंने आपको पहली गेंद पर आउट ना किया ना, तो मेरा नाम भी सुहानी नहीं। ये सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराया और शायद पहली बार उसका मन हुआ कि वह उसके साथ खेले। वह मैदान में आकर खड़ा हो गया। सुहानी ने पूछा, अगर मैं जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा? अंशवीर बोला, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें कल वाली पार्टी में अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सुहानी खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसे बचपन से ही बड़ी पार्टियों में जाने का शौक था। उसने पूरे ध्यान से गेंद डाली और आश्चर्य की बात ये हुई कि अंशवीर पहली गेंद में आउट हो गया। अंकित गुस्से से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह जानबूझकर आउट हुआ है। दूसरी तरफ सुहानी खुशी से उछलने लगी। अंशवीर ने उसे पसंद भरी नजरों से देखा और फिर सिर झटकते हुए अंदर चला गया और जाते जाते कहा, कल तैयार रहना। बाकी सब लोग उसे बधाई देने लगे, जबकि अंकित गुस्से में वहां से चला गया, क्योंकि वह समझ गया था कि अंशवीर क्या कहना चाहता है। वहां अब सुहानी के साथ नेहा, यश और अंशु मौजूद थे। तभी अचानक सुहानी को याद आया, उसे शाम का खाना भी बनाना है, और वह तुरंत भागती हुई अंदर की तरफ चली गई। वह जल्दी से किचन की तरफ आई थी, लेकिन अंशवीर ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इतने लोगों का खाना बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं बाहर से खाना मंगवा रहा हूँ। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि तुम्हारा समझौता सिर्फ 3 लोगों का खाना बनाने का है, ज्यादा लोगों का नहीं। ये सुनकर सुहानी का दिल अजीब तरह से धड़कने लगा और वह कुछ पल के लिए खुशफहमी में पड़ गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल को समझा लिया, क्योंकि वह अंशवीर के बारे में कभी ऐसे सपने भी नहीं देख सकती थी। ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि वह शादीशुदा था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो वो कैसे एक शादीशुदा आदमी के बारे में सोच सकती थी। अगले दिन सुबह वो मुंह बनाकर कमला देवी के कमरे में गई और बोली, दादी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उसे ये पता नहीं था अंशवीर पहले से वहां बैठा हुआ है। अंशवीर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर जाऊंगा। मुझे भी अपने लिए कपड़े लेने हैं, तो तुम भी खरीद लेना। वह हैरान थी, अंशवीर उसके लिए इतना क्यों कर रहा है, और अब उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। कमला देवी ने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। अंशवीर उसे बाजार लेकर गया, उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, बल्कि उसे पार्लर भी ले गया ताकि वह अच्छे से तैयार हो सके। जब वो बाहर आई तो अंशवीर के लिए उसकी तरफ से नजर हटाना मुश्किल हो गया। वह बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई परी हो। तभी अचानक सुहानी के मुंह से निकल गया, आप शादीशुदा हैं, आपको मुझे इस तरह नहीं देखना चाहिए। ये सुनकर अंशवीर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में अपने हाथ भींच लिए, क्योंकि उसकी बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसके बाद पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। उसने दोबारा उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि उसका मन कर रहा था कि उसे वापस हवेली छोड़ दे, लेकिन उसने वादा किया था, उसे निभाना उसकी आदत थी। दोनों पार्टी में एक साथ पहुंचे और सुहानी ने ये बात ध्यान से देखी। जब भी कोई अंशवीर से उसके बारे में पूछता तो साथ में सोनाली का नाम भी लेता। शायद सबको लग रहा था कि उसका अंशवीर के साथ कोई रिश्ता है, और ये सोचकर उसे बहुत शर्म महसूस होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, भगवान, मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। वह सबकी नजरों से बचने के लिए एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी एक आदमी की आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वह शिव कुमार था, जो व्यापार की दुनिया का बहुत बड़ा नामी था और काफी देर से उसे देख रहा था। उसे सुहानी का शांत और सुंदर स्वभाव बहुत पसंद आया था, लेकिन सुहानी उसे देखकर घबरा गई और बोली, माफ कीजिए, लेकिन नहीं, और अपने मोबाइल में देखने लगी। शिव कुमार का दिलचस्पी और बढ़ गया, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां पसंद थी जो लड़कों को नजरअंदाज करती हैं और खुद को खास समझती हैं। वह ऐसी लड़कियों का घमंड तोड़ना चाहता था और अब उसे अपना नया शिकार मिल गया था। अंशवीर थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ देख रहा था और समझ गया था उनके बीच क्या हुआ है। जब शिव कुमार बिना पूछे बैठने लगा, सुहानी वहां से उठकर चली गई। इससे शिव कुमार को बहुत गुस्से में आ गया और उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा, जबकि अंशवीर ने ये सब कुछ देखकर मुंह फेर लिया और अपनी हंसी दबा ली। पार्टी में कई लोगों ने अंशवीर से शिकायत की कि तुम्हारे साथ आई लड़की बहुत घमंडी है, किसी से बात नहीं करती। ये सुनकर अंशवीर को हैरानी भी हुई और अंदर ही अंदर खुशी भी, क्योंकि उसे लगता था कि लड़कियां हमेशा लड़कों का ध्यान चाहती हैं, लेकिन सुहानी उनसे अलग थी।
पार्टी खत्म होने में अभी समय था जब सुहानी अंसवीर के पास आकर बोली, हम यहाँ से कब जाएंगे? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं। अंसवीर बोला, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सब लोग तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं। सुहानी बोली, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मुझे लगा कि ऐसी पार्टियों में कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन यहाँ तो सब मुझे ही देख रहे हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति ही मुझे इस तरह देखे और कोई नहीं। लेकिन क्या करूँ, कभी कभी भावनाओं में आकर गलती कर बैठती हूँ। वह बहुत उलझी हुई लग रही थी। अंसवीर ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सुहानी ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं आगे से ऐसी पार्टियों में नहीं जाऊंगी। सच में मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैंने तो आपकी पत्नी की घर वाली पार्टी देखी थी, मुझे लगा था सब पार्टियां ऐसी ही होती हैं। ये सुनकर अंसवीर हंस पड़ा और बोला, वह सिर्फ महिलाओं की पार्टी थी और यहाँ सब लोग हैं, यही फर्क है। सुहानी बोली, मुझे ये सब समझ नहीं आता। अंसवीर ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम सच में यहाँ परेशान हो जाओगी। वह हल्के अंदाज में बोलते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका खुद का सिर भी दर्द करने लगा था और शरीर भी थकान से टूट रहा था। उसे यकीन था थोड़ी ही देर में उसे तेज बुखार चढ़ने वाला है। उसे यकीन था कि थोड़ी ही देर में उसे बुखार हो जाएगा, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से लगातार काम की वजह से जाग रहा था और नींद पूरी न होने की वजह से वह अक्सर बीमार पड़ जाता था। जब वो घर पहुंचा तो अपने कमरे में था, तभी उसे बारिश की आवाज़ सुनाई दी और उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था। अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करते हुए वो काफ़ी देर तक बारिश में भीगता रहा, जिससे उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। रात में जब कमला देवी उससे गांव की हवेली के बारे में बात करने के लिए उसके कमरे में गईं, तो उसकी हालत देखकर घबरा गई और उन्होंने तुरंत सुहानी को आवाज़ लगाई। सुहानी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने कहा, जब तक बुखार कम नहीं होता तब तक उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहो। अंसवीर ने उसे मना किया था, वह उसके पास न आए और उसे छुए भी नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि भावनाओं में बहकर वह कोई गलती कर बैठे और बाद में खुद से नजरें भी ना मिला सके, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि उसके दिल में सुहानी के लिए कुछ खास भावना है और ये बात उसे डराने लगी थी। लेकिन सुहानी उसकी बात नहीं मान रही थी और बार बार उसके पास आ रही थी। बुखार की हालत में वो बार बार सिर घुमा देता, जिससे पट्टी हट जाती और उसे बार बार उसका सिर सीधा करना पड़ता। अचानक उसका सिर सुहानी के सीने से टकराया तो वह एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गई और अंसवीर ने भी अपनी धुंधली आंखें खोली तो पाया कि उसका सिर सुहानी के गोद में है। वह झुंझलाकर बोला, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर हो जाओ, मैं ठीक हूँ, और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सुहानी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, जब तक आपका बुखार ठीक नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी पट्टी फिर से गिर गई और उसे उठाने के लिए वह झुकी, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह सीधा अंसवीर के ऊपर गिर गई। उसी समय दरवाजा जोर से खुला। सामने का दृश्य देखकर सोनाली हैरान रह गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पास आने की? और वह सुहानी को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंसवीर ने बुखार में होते हुए भी उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने उसे पीछे धक्का देकर कहा, खबरदार, जो तुमने सुहानी को हाथ भी लगाया, उसकी इज्जत पर सवाल उठाने से पहले अपनी जुबान संभालो, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोनाली संतुलन खोकर पीछे हट गई और गुस्से से बोली, तुम इस मामूली नौकरानी के लिए मुझे रोक रहे हो? आखिर कोई तो वजह होगी। तुम्हारा दिल इसे पसंद करता है। शुक्र है मैं समय पर आ गई और इसकी सच्चाई जान गई। ये लड़की तुम्हारे हिसाब से भले ही अच्छी हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गिरी हुई है, जिसे ये भी नहीं सिखाया गया कि दूसरे के पति पर नजर नहीं डालते। सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर बोली, मैडम जी, ऐसा मत कहिए। सर को तेज बुखार था, दादी ने मुझे उनकी देखभाल के लिए भेजा था, मेरा संतुलन बिगड़ गया था। सोनाली ने उसे डांटते हुए कहा, अपनी ये मासूमियत किसी और को दिखाना। अंसवीर ने इशारे से सुहानी को चुप करवाया। खुद उठकर सोनाली के सामने खड़ा हो गया। उसका चेहरा सख्त था और आवाज में तीखापन था। तुम शुद्धता की बातें कर रही हो सोनाली, ये सब तुम पर अच्छे नहीं लगते। जब मैं यहाँ बुखार में था तब तुम कहाँ थी? ये लड़की जिसे तुम बुरा कह रही हो ना, पूरी रात मेरी सेवा करती रही। तुम्हें इसका धन्यवाद करना चाहिए और तुम उल्टा इसे ही दोषी दे रही हो। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है
तुम किसी और के साथ घूम रही होती हो और अब यहाँ आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम किसी और को उसकी औकात बताने चली हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। उसने मेज से मोबाइल उठाकर एक वीडियो चला दिया जिसमें सोनाली किसी और आदमी के साथ क्लब में थी। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। अंशवीर ने मोबाइल फेंकते हुए कहा, कल तुम्हें आजादी के कागज मिल जाएंगे। मैं तुम्हारी बेवफाई से थक चुका हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया। अब तुम आजाद हो, जहाँ जाना है जाओ। ये सुनकर सोनाली के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह रोते हुए उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन अंशवीर ने हाथ झटक दिया और कहा, अब तुम्हारी बातें मुझ पर असर नहीं करती। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी चाहिए थी। अब यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। सोनाली ने आखिरी बार सुहानी को नफरत से देखा और गुस्से में वहां से चली गई। सुहानी स्तब्ध खड़ी सब कुछ देखती रह गई। उसे लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही हो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अंशवीर वापस बिस्तर पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। सुहानी धीरे से उसके पास आई और बोली, सर मेरी वजह से आपका घर। अंशवीर ने धीमी आवाज में कहा, सुहानी अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। वह चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन उसका दिल उसके लिए परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी आजादी पर खुश होए या उसके दर्द पर दुखी हो। अगली सुबह वह कमला देवी के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी अंशवीर मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर आया तो सुहानी हैरान रह गई। जो आदमी कल टूट गया था वह आज इतना सामान्य कैसे है। उसके मन में ख्याल आया, कहीं उसने अपनी पत्नी से सुलह तो नहीं कर ली, और ये सोचकर उसका दिल दुखी हो गया। अंशवीर ने नकली गुस्से में कहा, मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया तुमने? तो वो घबरा गई और बोली, माफ कीजिए, मुझे लगा आप ऑफिस चले गए होंगे। उसने कहा, तो तुम्हें कमरे में आकर देख लेना चाहिए था ना। सुहानी ने तुरंत जवाब दिया, आपने ही कहा था आपकी गैर मौजूदगी में कोई भी आपके कमरे में नहीं आएगा। वह उसके शब्द उसे ही वापस कर रही थी। अंशवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा अब नाश्ता खत्म करो और मेरे लिए भी बना दो। सुहानी जल्दी से किचन की तरफ भागी, जबकि कमला देवी ने अंशवीर से सोनाली के बारे में पूछा। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसने गंभीर सांस छोड़ते हुए कहा कि मैंने उस औरत को आजाद कर दिया। दादी जी, आप ठीक ही कह रही थी, उसे मौका देने का कोई फायदा नहीं था। वह हमेशा इन मौकों का गलत इस्तेमाल करती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। कल रात फोन पर ही मैंने उसे अलग होने की बात कह दी थी और आज सुबह उसे कागज भी मिल जाएंगे। मैं उन पर पहले ही साइन कर चुका हूँ। सुहानी का ध्यान नाश्ते पर कम और बाहर चल रही बातों पर ज्यादा था। उसे पता ही नहीं चला कब अंशवीर किचन में आकर उसके पास खड़ा हो गया और उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला कि किसी की बातें छुपकर सुनना गलत है। वह बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह हल्के मजाक में बोला, क्या हुआ, डर क्यों रही हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। आज वो बहुत हल्के अंदाज में बात कर रहा था, छोटी छोटी बात पर मुस्कुरा भी रहा था। सुहानी ने हिचकिचाते हुए कहा, आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने? वह रुक गई तो अंशवीर ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गलत कर लिया है? उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो वह हल्का मुस्कुराया और बोला, शर्म करो, अपने मालिक पर इल्जाम लगा रही हो। फिर अचानक गंभीर होकर बोला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है। तुम अपने दिल पर बोझ मत लो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने तुम्हारा कॉलेज में दाखिला करवा दिया है और किचन में तुम्हारी मदद के लिए एक और काम करने वाली रख दी है। अगर तुम व्यस्त हो तो वो काम संभाल लेगी। सुहानी उसके इस व्यवहार पर कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं जवाब उसकी उम्मीद के अनुसार ना हुआ तो उसका दिल टूट जाएगा। उसे अपनी हैसियत भी याद थी कि वह एक गरीब परिवार की लड़की है जिसे इस घर में जगह मिली है, पर मालिक बनने का हक नहीं। समय के साथ अंशवीर उसके बारे में ज्यादा सोचने लगा। उसने तय कर लिया कि वह उसी से शादी करेगा। उसने अपनी दादी कमला देवी से भी बात कर ली थी और वह भी खुश थी। उन्होंने कहा भी कि अगर उसकी शादी सोनाली से ना हुई होती तो वो पहले ही सुहानी को अपनी बहू बना लेती। एक दिन सुहानी सड़क किनारे खड़ी गन्ने का रस पी रही थी और अंशवीर उसके साथ था। तभी अचानक उसके पिता दयानंद वहां आ गए और गुस्से में उसे देखने लगे। इससे पहले कि वो कुछ करते, अंशवीर उसके सामने खड़ा हो गया और शांत स्वर में बोला, मैं आपकी बेटी का पति हूँ। सुहानी ये सुनकर सुन रह गई। दयानंद गुस्से में आ गए, लेकिन पुलिस की बात सुनकर वहां से चले गए।
गाड़ी में सुहानी ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो अंशवीर ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। ये सुनकर उसका दिल जैसे रुक गया। उसने आगे कहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम सोच लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में चाहिए। सुहानी समझ नहीं पा रही थी ये प्रस्ताव है या आदेश। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने अपने दिल की सुनी और हाँ कह दी, क्योंकि वह भी उससे प्यार करने लगी थी। फिर शादी का दिन आ गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ मंडप सजा। अग्नि के साथ फेरे हुए, मंत्रों की आवाज के बीच दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। रात को जब वो फूलों से सजे कमरे में बैठी थी तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लाल जोड़े में सजी वो घबराई हुई थी। तभी दरवाजा खुला, अंशवीर अंदर आया। उसने उसके कांपते हाथ देखे और हल्की मुस्कान के साथ उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में लिया और अपने करीब बैठा लिया। उसकी आवाज में नरमी थी जब उसने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे करीब आने की इजाजत है? सुहानी ने झिझकते हुए अपनी पलकों को झुका लिया और हल्का सा सिर हिला दिया। उसके बाद दोनों के बीच की दूरी खत्म होती चली गई। अंशवीर के स्पर्श में अपनापन था जिसने सुहानी का डर दूर कर दिया। वह पल दोनों के लिए एक नई जीवन की शुरुआत बन गया। समय के साथ अंशवीर ने सुहानी की माँ सुमन देवी और दादी प्रभावती को भी अपने घर ले आया। अब सब एक साथ रहते थे। सुहानी को वह सब मिल गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंशवीर को एक सच्चा और समर्पित जीवन साथी मिल गया था जिससे उसका जीवन पूरा हो गया था। अब आप लोग बताइए, क्या अंशवीर ने अपनी पहली पत्नी सोनाली को छोड़कर ठीक किया या गलत किया? और क्या उसने सुहानी से शादी करके ठीक किया या गलत? और आप लोगों को सोनाली और सुहानी में से आपको सबसे ज्यादा किसका रोल अच्छा लगा? अंशवीर की पहली पत्नी या फिर सुहानी का? और क्या अंशवीर की मोहब्बत झूठी थी कि तुरंत उसने अपनी पहली मोहब्बत को छोड़कर सुहानी के साथ मोहब्बत का दावा कर रहा था? आप लोग कमेंट में जरूर बताना, अंशवीर की मोहब्बत झूठी थी या फिर सच्ची। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।